नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। इस बार के आम बजट को उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है और अगले 25 साल का रोड मैप। हालांकि बजट से उम्मीद हर सेक्टर को होती है, लेकिन जिस हिसाब से उसे आवंटित किया जाता है उससे किसी की उम्मीदों को पंख लगते हैं तो किसी को निराशा हाथ लगती है। इस बार अगर खेलों के हिसाब से आम बजट की बात करें तो उसे 300 करोड़ से ज्यादा बढ़ाया गया और माना जा रहा है कि इससे खिलाड़ियों को और ज्यादा पदक जीतने में प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में खेल मंत्रालय को पहले से ज्यादा रकम आवंटन करने की सरकार ने योजना पेश की। खेल बजट में पिछले साल की तुलना में 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है और इस साल इस बजट में खेल मंत्रालय को 3062 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है आवंटित किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 305 करोड़ से ज्यादा है। खेलो इंडिया योजना के लिए 974 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बजट 15 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए लगभग 331 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल 276 करोड़ रुपए थे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट भारत की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने का एक खाका है, लेकिन अगर इस बार खेल बजट की बात करें तो उसमें क्या कुछ खास है वो आपको पहले ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। उसके बाद सवाल क्या है उन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे। एक एक करके चीजें आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि इस बार जो हमारा खेल बजट है उसमें मिला क्या है। 3000 करोड़ के पार पहुंचा है खेल बजट, बड़ी बात है। खेल बजट में 305 करोड़ से ज्यादा रुपए की वृद्धि की गई है। खेलों को 3062 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए गए हैं। पिछले साल 2596 करोड़ के लगभग राशि आवंटित की गई थी, बाद में संशोधित किया गया 2757 करोड़ रुपए इसको और बढ़ाया गया। प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि में भी जो है इजाफा इस बार किया गया है। यह राशि 245 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 357 करोड़ रुपए की गई है। साई का बजट 7.41 यानी 7 करोड़ 41 लाख रुपए घटाया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई को इस बार बजट में 653 करोड़ रुपए मिले हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का बजट घटाकर 30 करोड़ किया गया, पिछले बार के मुकाबले इसमें कमी की गई है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं इस बार इस बजट में। खेल बजट में बढ़ाया जरूर गया लेकिन कुछ जगहों से इसमें कटौती भी की गई है। अब बात कर लेते हैं सवाल क्या है जो आज मेरे साथ जो खास मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सवाल एक एक करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। खेल बजट में वृद्धि, क्या इससे खेलों को समृद्धि मिलेगी? ये बड़ी बात है। खेल बजट बढ़ा है लेकिन क्या इससे पदक बढ़ने की उम्मीद है हिंदुस्तान में? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बजट पर ओलंपियन क्या कहते हैं? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे ओलंपिक पदक विजेता मेहमान हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि इस बार के बजट से हमारे खिलाड़ियों की पदकों की संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। ये कुछ बड़ी बातें हैं। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को इस बार के बजट से जो उम्मीदें थी उन पे कितना खरा सरकार उतरी है और उसके साथ साथ इस बार जो इजाफा किया गया है खेल बजट में उससे कितने संतुष्ट हमारे देश के ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी जो हैं वो नजर आते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। मेरे साथ कुश्ती के पहलवान ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त मेरे साथ जुड़े। दत्त साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। और दूसरे खास मेहमान आर्य वरेंद्र दलाल मेरे साथ है, बजरंग पुनिया के कोच हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दलाल साहब, इस चर्चा में आप लोग मेरे साथ जुड़े हो। और दोनों ही ऐसे खास मेहमान मेरे साथ हैं जो कुश्ती की तो बारीकियों को समझते ही समझते हैं, इसके साथ साथ वो इस बजट की बारीकियों को भी समझते हैं और बजट का कहां किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कितना किया जाता है, कितना दिया जाता है, दोनों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले योगेश्वर दत्त से मैं जानना चाहूंगा। योगेश्वर दत्त, आपने तो ओलंपिक तक झंडे गाड़े हैं, राष्ट्रमंडल खेल हो, एशियाई खेल हो, एशियन गेम्स की बात हो, हिंदुस्तान में तो आप अपने वजन के अपने एक ऐसे धुरंधर खिलाड़ी रहे जिसका कोई सानी नहीं रहा। लेकिन बजट की मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इस बजट का क्या आपको सानी कोई नजर आता है?
या बहुत बेहतर बजट है जिससे उम्मीद बड़ी है आने वाले जो इस साल 2 बड़े इवेंट हैं उनमें भारतीय खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा? सभी को नमस्कार जी नमस्कार। और ये बजट जो अभी पेश हुआ है कल, ये आज तक का खेलों का सबसे ज्यादा बजट है जी 3,062 करोड़ रुपए जो खेलों के बजट के लिए है जी। ये अच्छी बात है। लगभग 100 करोड़ रुपए खेल इसमें खेलो इंडिया के लिए बढ़ाए हैं ग्रास रूट पे ज्यादा काम करने के लिए। और जैसे 2016 ओलंपिक रियो ओलंपिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टास्क फोर्स बनाई थी कि भाई 2020 टोक्यो ओलंपिक में हम कैसे क्या करें, और अभी टोक्यो ओलंपिक में हमारे 7 मेडल आए थे, वो एक दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि हमारे जेवलिन में हमने देश के लिए गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा के रूप में 6 मेडल हमारे आपके मेडल आया। और ये अभी जो बजट बढ़ाया लगभग 305 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं इस बजट में। और यही है कि जो ग्रास रूट है, जो हमारे खेलों पे जो खर्चा होता है, जो टॉप स्कीम चलाई है, अलग अलग रूप में ये बजट दिया गया है। वो कहीं से घटा गया, कहीं पे बढ़ाया गया है, पर कभी भी खेलों में कोई भी कभी पैसे की आज तक दिक्कत नहीं हुई है। बजट अगर पैसे कम पड़े तो बढ़ाए भी जाते हैं, पीछे भी अभी बढ़ाए थे। और ये साल 2022 हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स का है, भारतीय खेलों के लिए बहुत बड़ा परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, उस पे पैसा ज्यादा खर्च होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ बजट कम किया है। उससे अलग ये है कि खेलों में खिलाड़ी पे कितना पैसा लगाना है, किस तरीके से हमें लगाना है, वो फिलहाल ज्यादा टॉप जो स्कीम प्ले उसके तहत लगता है। उसमें फिजियो है, विदेशी कोच है, पर्सनल ट्रेनर है, वो अलग अलग है। और आज के टाइम में मैंने कुश्ती के बारे में तो हमें ज्यादा पता ही है। तकरीबन खिलाड़ी जो अच्छे हैं वो अपना कोच भी रखते हैं, ट्रेनर भी रखते हैं, फिजियो भी रखते हैं, उनको कोई तरह की दिक्कत नहीं आती। वो विदेश में जाते हैं, विदेश में ट्रेनिंग करने का उनको पूरा खर्च दिया जाता है। बहुत अच्छा कदम है ये। और 2016 के बाद, क्योंकि 2012 में हमारे अच्छी परफॉर्मेंस ओलंपिक में 6 मेडल आए थे और 2016 में हमारे 2 ही मेडल आए थे। उसके बाद काफी फोकस किया गया खेलों पे, अलग अलग तरीके से, किस तरीके से हमारे खेल बढ़े, होता है खेलो इंडिया, होता है ग्रास रूट पे ध्यान देने तो स्कीम हो, अलग अलग है। और मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा ये बजट है। और खेलों में सुधार हमेशा कहीं जो कमी दिखे उसका दूर करने के लिए ये पैसा, ये है कि भाई पैसा कमी खेलों में कोई खामी है उनको दूर किया जाए, अलग अलग तरीके से ये पैसा यहाँ पे खेलों में लगाना है, ये बड़ी अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि बड़ा अच्छा ये लगभग 305 करोड़ रुपए ज्यादा बढ़ा के दिए गए, अच्छा बजट है ये। 362 करोड़ रुपए पहला और आज तक का सबसे ज्यादा बजट खेलों को मिला है। चलिए, ये आपका मानना है कि बहुत अच्छा ये बजट है और इससे हमारे देश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। मेरे साथ विजेंद्र दलाल जी हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा। दलाल साहब, इस बजट को लेकर आपका क्या मानना है? मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो इस बार सबसे ज्यादा खेलों को बजट दिया गया है, पहले इतना कभी रहा नहीं है, उसमें लगातार पहले इजाफा जरूर होता रहा, लेकिन 3,000 करोड़ को ये बजट जो है क्रॉस कर गया है। आपके हिसाब से इस बजट को आप कितना नंबर देना चाहेंगे, खासकर खेलों के लिहाज से? कैसा आपको दिखता है, कैसा लगता है? सबसे पहले तो नमस्ते जी। जी नमस्कार सर। मैं तो इस बजट को बहुत ही कम मानता हूँ जी, क्योंकि अगर ग्रास रूट पे आप जिस हिसाब से तैयारी करना चाहते हो, ओलंपिक में मेडल जीतना चाहते हो, या क्या बजट है, ये तो कुछ भी नहीं है जी। आप ये देखो, हमें पता है ग्रास रूट पे बच्चे कैसे कितना डाटा होता है, ये एक देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे, क्योंकि वे देश की रक्षा के लिए भी काम करते हैं, एकला अकेले खेल से ऐसा नहीं है कि भी खेलों से मेडल जीतेंगे। हमने देश की सुरक्षा को भी साथ में रखना, खेलों का एक ऐसा विषय है कि ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमारे बच्चे तगड़े होंगे तो हम फौज में भी फौज में हमारे बच्चे जाते हैं, खेलों से मिलिट्री में भर्ती होते हैं बच्चे, तो वो एक स्वस्थ नागरिक होते हैं। और एक ग्रास रूट पर जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए, वो ग्रास रूट पर मैंने देखा है, जैसे बजरंग को, दीपक को, मैंने छोटे छोटे बच्चों को इनको ट्रेनिंग दी है।
ओलंपिक लेवल की, तो ये ओलंपिक में मेडल जीत पाए हैं। क्योंकि 2003 में साई ने अडॉप्ट किया था हमारा सेंटर, और उसमें 1000 रुपए पर मंथ थे जी, और 10 महीने के लिए। उस स्कीम से इतना मतलब लाभ मिल सकता है, तो ग्रास रूट पर जहां बच्चे को आवश्यकता है, अब इतने गरीब घर से आता है और वहां उसको आवश्यकता है, अगर वहां उसको थोड़ी भी सहायता मिलती है तो उसको बहुत लाभ मिलता है, और एक मोटिवेशन होता है, एक पूरी जागरूकता होती है, एक दूसरे को देख के। जैसे अब नशों में बढ़ रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे, लेकिन जब खेल खेलते हैं तो नशे से बचने का उपाय ही खेल है। बहुत है बात। बच्चे को जबरदस्ती भेजते हैं, अब भाई खेल के अंदर जाओ, लेकिन नशा इतना बढ़ चुका है, क्योंकि अगर नशे से बचाना है ग्रास रूट पे बहुत ज्यादा, ये कुछ भी नहीं मानता मैं इस बजट को। मैं तो एक ऊंट के मुंह में जीरा है ये जी, इतना बजट है। दलाल साहब को हाँ ठीक है, बजट में क्योंकि और ज्यादा उम्मीदें आपको थी। मैं लौटूंगा आपके पास दलाल साहब, आप दर्शक मेरे साथ जुड़े, उनसे मैं जरा पूछ लेता हूं। आपके पास फिर आ रहा हूं। एक दर्शक मेरे साथ है संजय शास्त्री करनाल से, उनसे जरा पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी बोलिए। बजट की बात कर रही है जी संजय शास्त्री जी, खेलों के बजट को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, बजट तो चाहे ये थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है जो भी है जी, लेकिन सर जिस तरह से मेरा बेटा वॉलीबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, तो उसको ना तो स्कूल में बढ़िया तरह से प्लेटफॉर्म मिल पाया सर, और ना ही जैसे जो स्टेडियम होते हैं यहाँ पे, यानी त्रासने का एक अच्छा खिलाड़ी हो जो उसको त्रासने का जो काम होता है सर, वो धरातल पे नहीं है। संजय शास्त्री जी, एक बात आपसे पूछूंगा मैं, आपको एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। वॉलीबॉल का आपका बेटा खेलता है वॉलीबॉल, ये जानूंगा कि वो कौन सी क्लास में है, कितनी उम्र उसकी है, उसकी हाइट कितनी, उसका गेम कैसा, जरा थोड़ा सा आप ये भी बताएं। हाँ सर, वो अब तो जो है ना +2 करके चला गया है, बाहर चला गया है, लेकिन मैंने देखा है उसको, मैं जगह जगह लेके जाता था उसको जी, भाई खेलने का कोई अच्छा प्लेटफॉर्म इस बच्चे को मिल जाए, तो सर उसको वो नहीं मिल पाया। तो प्राइवेट में जब वो खेलता था लड़कों के साथ, बच्चों के साथ, तो बहुत ही नंबर 1 पोजीशन पे वो लड़का आता था। तो उसको जो सरकारी तौर पे जो सहायता मिलनी चाहिए थी, या जो धरातल पे स्टेडियम में जो जगह मिलनी चाहिए थी, ये कब की बात है, कब की बात है संजय जी, थोड़ा सा ये भी बताएं टाइम। हाँ, ये 3 साल पहले की बात है सर। ठीक है, और 3 साल पहले उसने खेल छोड़ दिया था? नहीं, तो फिर प्राइवेट खेलता रहा सर वो, जैसे बच्चे इकट्ठे हो गए कॉलोनियों में, अपना एक वो नेट गार्ड लेते हैं, बना लेते हैं, तो मैदान बना लेते हैं। एक इसमें हाइट का भी बड़ा रोल होता है संजय शास्त्री जी, थोड़ी सी हाइट को लेकर बताएं। वॉलीबॉल में हाइट का बड़ा मैटर होता है, इसकी थोड़ी सी। सर उसकी 6.25 फुट हाइट थी सर, अच्छी खासी हाइट। ठीक है संजय जी, मैं समझ गया जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है संजय जी, मैं इस सवाल का छोटा सा जवाब योगेश्वर जी से लूंगा। शुक्रिया योगेश्वर जी। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि ग्रास रूट को लेकर जैसे दलाल साहब बात कर रहे हैं, वहां पर अगर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत नजर आती है। जब संजय शास्त्री जी का बेटा जो है वो 6.25 फीट हाइट है, वॉलीबॉल में इतनी हाइट ठीक हो जाती है, अच्छी मानी जाती है, और बढ़िया परफॉर्म वो करता रहा, लेकिन उसको कहीं ऐसी जगह मौका मिला नहीं। हाँ, बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर एक खेल विशेष को, जैसे हम सोनीपत की बात कर लेते हैं, कुश्ती का अच्छा खासा प्लेटफॉर्म वहां मिल जाता है, लेकिन बहुत जगह ऐसी है, कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल को अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, भिवानी चले जाएं उधर भी खिलाड़ियों को वॉलीबॉल में अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बॉक्सिंग में मिल जाता है। लेकिन जगह को लेकर बात करें तो बहुत से खिलाड़ियों को इसकी परेशानी आती, खेलना जरूर चाहता है पर उसके लिए वैसा वहां पर माहौल नहीं होता। इसको लेकर क्या मानना है आपका? देखिए, मैं ग्रास रूट पे मैं से नहीं बोलना झूठ हो, बिल्कुल मानता हूँ, पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आप पूरी दुनिया में किसी भी देश को आप उठा लीजिए, हर खेल के अलग अलग सेंटर, हर जिले में सेंटर कहीं पे भी नहीं मिलेगा जी। हाँ ठीक है। तो रोहतक, सोनीपत, दरिया 3 जिले हैं, और इन 3 में भी रोहतक में ज्यादा पहलवान मिलेंगे आपको। अगर पूरे देश में देखोगे दिल्ली में ज्यादा मिले, दिल्ली है, और उधर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो कोल्हापुर या पूना है। अगर हम ये सोचे कि भाई विश्व स्तरीय ओलंपिक लेवल का सेंटर हर जिले में होगा, तो जिंदगी में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में कुछ गिने चुने सेंटर है, जैसे हमारे पास ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने जाते थे, तो हमें कोलोराडो स्प्रिंग जाते थे। इसका मतलब सबसे बड़ा सेंटर एक वो था। अगर आप रशिया में जाओगे तो रशिया है, में मॉस्को है, जहाँ कुश्ती के सेंटर है, व्लादिवोस्तोक है, वो खेती आगे पड़ता है। अलग अलग हर देश में अलग अलग कुछ जगहें हैं। अगर आप सोचते हैं कोई भी हो, ये भाई साहब की मैंने बात की, जब बेटा था, अगर इनका बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल का था, मैं आपको अपनी बताता हूँ। बचपन में मैं गांव में करता था, 2 स्टेट लेवल का और नेशनल तक दिल्ली जाए ट्रेनिंग की मैंने, और पूरे देश के अलग अलग जगह ऐसे बच्चे आते हैं, जैसे अकेडमी हम भी चलाते हैं, रोहतक में भी है, दिल्ली भी है,
विश्व स्तरीय बड़े ट्रेनिंग सेंटर कुछ ही मिलेंगे। अगर आप बैडमिंटन की बात करोगे तो आपको पुपेला गोपीचंद में जाना पड़ेगा, या एक किसी और जो कुछ नाम है, क्योंकि हर देश में अलग अलग होती है। या अगर एथलेटिक्स अच्छा पढ़ना है आप, या तो किसी साई के बड़े सेंटर में जाओगे, नहीं तो आप पीटी उषा के पास या जैसे कोई बड़ा नाम है जो उसमें सेंटर रहते हैं वहां जाओगे। इसलिए मेरा मानना, हाँ, पर एक हम जब एक कोच तैयार करते हैं ग्राउंड ग्रासरूट से हम क्या करते हैं, मैं इन चीजों की बच्चा जब स्टार्टिंग का होता है तो थोड़ा उसको ऐसी सुविधा मिले जिसको उससे थोड़ी परफॉर्मेंस सुधारने में थोड़ा। ये अहम बात आप कर रहे हैं पहलवान साहब, ये एक अहम बात आप कर रहे हैं कि जब शुरुआत कोई बच्चा करता है। हाँ, एक बात ये बताओ, मैं जैसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग या ABCD होती है, वो जाते हुए होता है वहां पे थोड़ा अच्छी तरह सीखे, उसके बाद उसको जो है वो छोड़नी पड़ेगी। जैसे पहले आंगनबाड़ी से बच्चे नर्सरी में, KG में ऐसे जाते थे, फिर 10th तक, +2 तक, फिर उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी। वही सिस्टम खेल में है। अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ी जगह जाना पड़ेगा। अब ऐसे तो विदेशी में हमारे पहलवान या हर खिलाड़ी विदेश में ट्रेनिंग करने जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह हमें चेंज करनी होंगी। और हाँ, पर यह है कि ग्रासरूट पे जितना हम ध्यान देंगे उतने ज्यादा हमारे खिलाड़ी निकलेंगे। आपका ये मानना है पहलवान साहब कि बहुत छोटे स्तर से अगर मान लो बच्चा 5वीं 4थी क्लास में पढ़ रहा है तो उसको वहीं पर अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेंगी इस पर मैं बात कर रहा हूं। एक दर्शक मेरे साथ हैं बलबीर करनाल से। बलबीर जी बहुत स्वागत है आपका। मौसी की मैं आ रहा हूं पहलवान साहब, एक दर्शक मेरे साथ है बलबीर करनाल से, जरा क्या कहना चाहते हैं सुन लेते हैं। बलबीर जी स्वागत है आपका। जी सर स्वागत है, बोलिए। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मेरा लड़का है जी, डिस्कस थ्रो का प्लेयर है जी, और मैं उसको 5वीं क्लास से सिर्फ खेला में बांट रखा जी। वो +2 कर ली है जी उसने। सरकार की तरफ से एक भी थोड़ा सा भी कोई वो नहीं मिल रहा जी, कोच की सुविधा नहीं मिल रही। मैंने रोहतक छोड़ रखा जी, वो 53 मीटर डिस्कस भगावा जिस टाइम पे। सरकार क्या कह रही है कि हम खिलाड़ियों को कुछ प्रोत्साहन दे रहे। प्रोत्साहन तो उस टाइम दे रहे जब ये नेशनल में पार कर इंटरनेशनल में पार कर देंगे। गरीब आदमी कैसे ले जाएगा वहां तक जी। ठीक है गरीब बलबीर जी, आपका बेटा है, उसकी उम्र कितने जरा बताएं। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, मैं पूछना चाहूंगा 53 मीटर वो डिस्कस थ्रो कर देता है, ये कितनी जो मीटर फेंकने की क्षमता कितनी सही है इस वक्त इसकी एज के हिसाब से और उसके कैटेगरी के लिहाज से, जरा थोड़ा सा भी बताएं। हाँ जी, 19 साल 1 महीने का है जी, और 6 फुट 2 इंच उसकी हाइट है जी इस टाइम, और 98 किलो वेट है जी। आज रोहतक के अंदर छोड़ रखा मैंने जी, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसको आगे चला सकूं। वो कहाँ तक खेले हैं? पदक, थोड़ा सा पदक को लेकर भी बता दे बलबीर जी, उसको कौन कौन से पदक मिले हैं? पदक तो जी खेलना में चल रहा था, हम संगरूर हुए थे जी, टॉप 6 में आया था। खेल होंगे नहीं जी, कैंसिल हो जाए खेल, इतना अगली कैटेगरी में। ये पिछले 2-3 साल से बड़ी दिक्कत आ रही है कोरोना के चलते। बलबीर जी आप बने रहे मेरे साथ। दलाल साहब आपसे पूछना चाहूंगा, 53 मीटर डिस्कस थ्रो लड़का कर रहा है, 19 साल से ज्यादा उम्र उसकी हो चुकी है, लेकिन एक शिकायत उनको अब भी है कि बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। टॉप 6 में वो आया था, तो टॉप 10 टॉप 20 खिलाड़ियों के लिए तो कोई नीति होती होगी, या फिर इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है? हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ऐसी प्रतिभाएं बहुत हैं जो यहाँ तक आती हैं और यहाँ से फिर दिखाई नहीं देती, पता ना कहाँ जाती है। क्योंकि लाखों बच्चे जब खेल लेंगे इस एक देश के, ये लाखों, ये छोटा मोटा डाटा नहीं चाहिए हमने, तो हर एक बच्चा खेलने वाला चाहिए, देश का हर एक बच्चा खेल ले, हमारी इच्छा है। क्योंकि जब उनमें से बच्चा छटेगा तो वो ओलंपिक से मेडल जीतेगा। और फिर ग्रास रूट पे अगर बच्चे को साइंटिफिक ढंग से कोचिंग दी जाएगी, अच्छे ढंग से, एक भी ओलंपिक ढंग की, क्योंकि एक बार गलत चीज सीखने के बाद बच्चे फिर सीख नहीं पाते वो सही ढंग से, क्योंकि अच्छे कोच क्वालिफाइड बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से उसको कोचिंग कराते हैं बचपन से, तो वो बच्चा ओलंपिक से मेडल जीत सकता है। और ऐसे बच्चे हमें ग्रास रूट पे बहुत ज्यादा चाहिए, थोड़े बहुत नहीं चाहिए। हम जैसे एक हारने वाला भी बच्चा मायने रखता है, एक बच्चा ओलंपिक में मेडल जीत गया, एक बच्चा उसी से डिस्ट्रिक्ट में हारा है, उस बच्चे को कोई पूछता ही नहीं जी। तो एक ये देखो, एक खिलाड़ी इतना तगड़ा हो जाता है, वो एक कांस्टेबल भी नहीं लग पाता, एक सिपाही भी नहीं लग पाता। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अभी हर बच्चा खेले हमारे देश का, हर बच्चे, हर माँ बाप का ये सपना होता है अगर मेरा बच्चा शारीरिक रूप से तगड़ा रहे, खेले भी, क्योंकि ये साइंस सिद्ध कर चुकी है
अब खेलने वाला बच्चे का दिमाग कमजोर नहीं हो सकता, उसका दिमाग तेज ही होता है खेलने वाले बच्चे का। अगर उसको वातावरण वो प्रोवाइड करा दिया जाए, जैसे आप विदेशों के अंदर देखो जज भी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं। मैंने काफी लिवान टेडेस्विली था एक पहलवान रशिया का, वो जज था, उससे मैंने चिट्ठी लिखी। तो ऐसे ऐसे बहुत है जिनको वातावरण अगर अच्छा करोगे तो ऐसा। अब ये धारणा बना रखी है कि भाई खेलने वाले बच्चे पढ़ते नहीं। आज हमारे बीच में है, हमारे झज्जर जिले में डीसी है जो श्यामलाल पूनिया जी, वो कुश्ती के अंदर इंटर खेले हुए हैं जी। आप ये देखो, अब इतना बड़े पद पर खेला है और यहाँ के प्रैक्टिस करता है कितने प्रतिभा, क्योंकि खेलने का हर बच्चे का मन करता है, हर बच्चे का। अगर उसको वहां का वातावरण मिले सही ढंग से, भाई चोट लग जाती है बहुत बच्चों को, जैसे सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं होती, बच्चों को इक्विपमेंट अच्छे नहीं मिलते। इक्विपमेंट कहाँ मिलते हैं बच्चों को? इतना बड़ा देश है, 3,000 करोड़ में इक्विपमेंट कहाँ कहाँ पहुंचाओगे? कितने इक्विपमेंट पहुंचाओगे? कितने खेलों के लिए इक्विपमेंट पहुंचाओगे आप? और जो उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड कैसे बनाओगे आप? इतने क्या पैसे हैं ये तो एक डिस्ट्रिक्ट में, इतने पैसे तो एक डिस्ट्रिक्ट में लगने चाहिए। जहाँ अगर ओलंपिक के मेडल्स, ओलंपिक को लेकर आपने पदक की बात की दलाल साहब, मैं अभी आने वाले दिनों में हमारे खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में जाना है और राष्ट्रमंडल में जाना है। मैं दो बड़ी बातें पूछना चाहूंगा दत्त साहब आपसे। ग्रास रूट को लेकर तो आप भी मानते हैं कि इस पर काम करने की जरूरत है, और ये जो बजट है ये तो मान लिया जाए कि बढ़ाकर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में भी काम करने की जरूरत है। हरियाणा से पूरे देश को उम्मीदें रहती हैं। अगर मैं इन्हीं ओलंपिक खेलों की बात करूं, पैरालंपिक की और ओलंपिक खेलों की बात करूं, तो पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ी 19 पदक लेकर आते हैं और ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी 7 पदक लेकर आते हैं, जिनमें ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के हैं। तो हरियाणा की तो पृष्ठभूमि, हरियाणा की तो माटी में ही ऐसा कुछ है कि खिलाड़ी अपने आप मेहनत करके आप जैसे पहलवान बन जाते हैं और उसके बाद फिर सरकारें प्रोत्साहन के तौर पर करोड़ों रुपया दे देती हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है। और ये जो बजट दिया गया, इससे आपको क्या लगता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियाई खेलों में भारत को कितने पदक मिलने की उम्मीद है? पहले के मुकाबले कैसी इस बार परफॉर्मेंस रहने वाली है? और दलाल साहब भी कुछ शिकायती लहजे में कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं कि बहुत करने की जरूरत है, अभी कम है, बहुत कम है। देखिए, ये पहली बात तो ये सेंटर का बजट है, ये अलग अलग है हर स्टेट, उसके बाद स्टेट का बजट भी होता है। और हरियाणा सरकार खेलों में बहुत ज्यादा फोकस हरियाणा सरकार ने, और बजट भी लगभग अभी 600 नर्सियों के लिए अलग अलग खेलों 600 नर्सियों की दी हुई है, उसकी तैयारी चल रही है। हर चीज समय के अनुसार बढ़ती रहती है। गाँव में मैच भी नहीं होता था, मिट्टी में ट्रेनिंग करते थे। आज तकरीबन अखाड़ों में आप अगर जाके देखोगे तो वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 मैच है। ये सेंटर वाला, ये जो सेंटर का बजट है, ये वो स्टेट अपने करती है और हर देश की अलग अलग स्टेट अपने तरीके से उनकी खेलने की है, उसके हिसाब से वो काम करती है। लेकिन साई को लेकर हम बात करें, साई तो अच्छे खिलाड़ी देता रहा, उसके बजट में भी इस बार कमी की गई है। ये देखिए, मैं आप शायद सबको पता नहीं, जो खेलो इंडिया स्कीम चलती है अभी साई के अंदर चलती है, और ऐसे जैसे इससे अलग टॉप स्कीम टॉप बना रही है। वो जो खिलाड़ी जाता है, जो एक टॉप स्कीम आता है, तो साई की बजाय वो टॉप से जाता है। ये अलग अलग पार्ट में बांट दिया, खेलो इंडिया को अलग तरीके से कर दिया, साई को अलग कर दिया, टॉप को अलग कर दिया। ये पैसा सारा खेल नहीं, भिवानी से खबर भी आए थे हमारे पास योगेश्वर दत्त। मैं पूछूंगा आपसे कि जिस स्टेडियम, जिस साई हॉस्टल ने इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं, उसको भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है लोगों को कि शायद ये सेंटर यहां से बंद हो जाए, ऐसी उनको शिकायत थी। और ये प्रदर्शन करने वाले लोग बीजेपी कोटे के ही लोग थे, उनकी तरफ से शिकायत आई थी कि इसको बंद ना किया जाए, इसको और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल कोई चीज खेल की कोई चीज बंद नहीं रहती, वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि तभी खेल बढ़ेगा, उसकी कोई चीजें बढ़ेंगी। तो अब उसमें कोई खामियां है तो वो दूर होने चाहिए। और जितने सेंटर है, जितने भी खेल के ग्राउंड अच्छे बने, ज्यादा से ज्यादा बढ़ने चाहिए, जिससे ज्यादा खेल निकले, क्योंकि प्रतिभा गाँव खिलाड़ी तो हर गाँव से निकलते हैं, हर शहर से निकलते हैं। इसलिए खेल का कोई ना कोई ग्राउंड वहाँ पे जरूर होना चाहिए, किसी भी खेल का हो। और अलग अलग, जैसे पहले आप तो रोहतक में बॉक्सिंग, कुश्ती के साथ बॉक्सिंग का वो होता है। पहले एक भिवानी हमारे पास था बॉक्सिंग के, जो अच्छे बच्चे निकलते थे। कुश्ती की बात करें, कुश्ती रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, 3-4-5 सारी इन जिलों में ही थी। पर यह है कि कोई चीज बंद नहीं होनी चाहिए, उसमें कमियां क्या है, कहाँ पे परफॉर्मेंस कम हुई है, इसके कोच भी उसके लिए जवाबदेह बनते हैं कि भाई आपका एक टाइम पे
भिवानी का नाम था बॉक्सिंग में। आज भिवानी मतलब पहले की तरह नहीं है। जी। आज भिवानी खेल है, खेलों बॉक्सिंग में पिछड़ता हुआ जा रहा है। इसलिए वो वहां पे जो कोच है उनको उनकी जवाबदेही बनती है ये। पर मेरा मानना है कि बजट ये है और अगली बार का बजट और ज्यादा बढ़ के आएगा। आपको ऐसा लगता है कि एक बार हमारे समाज नहीं हो सकते ये और बेहतर है, आपका मानना है कि और इससे आगे आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है, और इससे ऐसा लगता है कि प्रदेश में, देश में खेलों का स्तर ऊपर उठेगा। राज्य सरकारों का भी अपना एक बजट पर फोकस रहता है, उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से क्या इस बार खिलाड़ियों को दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि के मामले में हरियाणा सरकार बेहतर काम कर रही है, और यह भी है कि हरियाणा प्रदेश खेलों के लिहाज से बाकी स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर कर रहा है। ये नतीजा कोचेस की मेहनत है, परिवारों की अपनी भूमिका है, राज्य सरकार अपना काम रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत करने की जरूरत है कि ग्राउंड पर जो खिलाड़ी शुरुआत करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको ऐसा ना हो कि आने वाले 4-5 साल के बाद लगे कि आप लोगों का मददगार कोई है नहीं, अब आपको खेल छोड़कर कुछ और काम करना पड़ेगा। जैसे कि दलाल साहब को लगता है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है, और ज्यादा किया जाए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना किया जाए, क्योंकि खेल से सिर्फ खिलाड़ी नहीं पैदा होते, जवान भी पैदा होते हैं जो देश की सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना जी जान लगाकर मुस्तैदी के साथ सेवा करते हैं। कोई सिपाही भर्ती हो जाता है, कोई हवलदार हो जाता है, कोई पुलिस में भर्ती हो जाता है। वर्दी की नौकरी तो खिलाड़ी को मिल ही जाती है अगर उसको ठीक ठाक परफॉर्म करने के बाद राज्य सरकारों ने ईमानदारी से भर्ती किया है तो। और खिलाड़ी ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में देश का नाम रोशन तभी कर पाते हैं जब उनको पूरा सहयोग सरकारों की तरफ से मिल पाता है। बहुत शुक्रिया दलाल साहब आपका भी, और योगेश्वर दत्त आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में आप जुड़े मेरे साथ। खेल बजट हरियाणा सरकार, माफ कीजिए, केंद्र सरकार की तरफ से इस बार बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी जो कोचेस हैं या जो ग्राउंड पर लोग काम करने वाले हैं उनको लगता है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, और ग्राउंड पर, ग्रास रूट पर खिलाड़ी को क्या मिल रहा है उस पर काम करने की जरूरत है। ये ठीक है कि हॉस्टल में कितना पैसा दे दिया जाता है, नर्सरी में कितना पैसा दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो बच्चा गांव में, स्कूल में खेल परफॉर्म करता है उसको स्कूली स्तर पर क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, डाइट कैसी मिल रही है, कोचेस कैसे हैं, उसको खिलाने वाले कोच हैं, पीटीआई वो कैसा काम कर रहे हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। और जब तक नर्सरी स्तर पर, ग्रास रूट पर काम नहीं होगा, तब तक हम पदकों को लेकर जो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि 10 गोल्ड मेडल आएंगे, ओलंपिक में 15 आएंगे, उससे अभी हम बहुत दूर हैं। और आने वाले दिनों में 2022 की मैं बात कर रहा हूं, राष्ट्रमंडल खेल भी, एशियाई खेल भी है, उससे इस बजट की बात करें तो कितना बल मिलेगा, खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये पदकों की संख्या तय करेगी। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।